अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील जनाब महमूद पराचा साहब। महमूद पराचा साहब से कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, खासतौर पर त्रिपुरा मामले में और किसान आंदोलन शाहीन बाग के ताल्लुक से। महमूद पराचा साहब कल रात में ही त्रिपुरा से लौटे हैं। त्रिपुरा में कई सारे लोगों पर यूएपीए लगा, जिनमें 4 लोग तहरीक फरोग इस्लाम के भी थे। वो लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए और विजिट करने गए थे त्रिपुरा, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर यूएपीए लगा दिया था। लेकिन 20 दिनों के अंदर ही महमूद पराचा साहब की जबरदस्त पैरवी की वजह से उन्हें जमानत पर रिहाई मिल गई है और वो लोग दिल्ली भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा महमूद पराचा साहब से हम किसान आंदोलन के ताल्लुक से बातचीत करेंगे। पराचा साहब, सबसे पहले आपसे सवाल यही कि किसान आंदोलन और शाहीन बाग दोनों में किस तरह फर्क समझते हैं। लोगों में बेचैनी भी है, किसानों का आंदोलन कहीं ना कहीं एक नतीजे पर जाकर पहुंचा है, उन्हें कामयाबी मिली है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया और जो असल डिमांड थी, मांग थी कि सी और एनआरसी को वापस लिया जाए, उस पर सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। देखिए, शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था वो किसान आंदोलन से भी बड़ा प्रोटेस्ट था। उसकी दो वजूहत, बल्कि दो से ज्यादा भी वजूहत हैं। पहली वजह तो ये थी कि ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसका कोई लीडर नहीं था। बावजूद इसके ये पूरी दुनिया में सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से एक था। दूसरी सबसे खास बात इसकी है कि ये मुस्लिम ख्वातीन, जिनको एक तो ख्वातीन को ही सबको पिछड़ा समझा जाता है और कमजोर समझा जाता है, और दूसरा मुस्लिम तो और भी ज्यादा डबल कमजोर जिन्हें माना जाता था, उन्होंने ये दिखाया कि वो मुल्क में सबसे ताकतवर ताकत है। अब सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट जो है किसान आंदोलन से भी बड़े प्रोटेस्ट थे। उसकी फेलियर की वजह बुनियादी तौर पे एक ही थी, कुछ तो कोरोना, और दूसरा ये कि जितने भी हमारे कायदीन थे, जो सो कॉल्ड कायदीन है, वो इस सब को या तो सीए एनआरसी के कॉन्सेप्ट को और प्रोटेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, या तो नासमझी है, या फिर वो लोग साजिशन जानबूझ के इसको हिंदू मुस्लिम का इशू बना रहे थे, जिससे आरएसएस को फायदा होता है, बीजेपी को फायदा होता है। तो ऐसे हमारे लेफ्ट लिबरल्स भी बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा था ही नहीं। बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ लग रहा था, लेकिन असलियत में ये एससी एसटी ओबीसी के ज्यादा खिलाफ था। उसके बाद अकलियतों के खिलाफ था, जो सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और मुस्लिम्स हैं। तो ये एक बात थी बुनियादी, इसको वो इशू बनाया गया और अपने लोगों ने ही इसमें सबसे ज्यादा जो कोताही रही है अपने कायदीन की रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे सोशल हो। कायदीन की कोताही किस तरह रही है, जरा इसको कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या कोताही हुई कायदीन से? उन्हें क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया? अगर इसका कोई भी एक सेंट्रलाइज कमेटी बन जाती, जैसे किसान आंदोलन में आपने देखा, किसान आंदोलन की सबसे अहम जो उनकी जीत की वजह है, वो उनकी एक सेंट्रलाइज कमेटी थी जो नुमाइंदगी कर रही थी। हमारे यहाँ हर शाहीन बाग में कोई ना कोई जाके डेली कोई ना कोई शर हम में से ही कोई फैलाता था और आरएसएस की मदद करता था। ये उन सारी शरारतों के अलावा मैं आपको बता रहा हूं जो दुनिया के पस मंजर पे सामने आई कि आरएसएस के लोगों ने वहां गोली चलाई, आरएसएस के बड़े बड़े बीजेपी के मंत्रियों ने उनके खिलाफ, जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रही थी पूरे देश में लोग, उनके खिलाफ बोला। पुलिस ने जो कार्रवाई की, उसके अलावा जो अंदर से भीतर घात जो हो रहे थे, ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ। कोई भी ऐसा शाहीन बाग नहीं था जिसमें हर दिन कोई ना कोई साजिश ना होती हो। और मैं पूरे मुल्क के सभी शाहीन बागों में ज्यादातर गया भी हूँ और वहां पे ज्यादातर लोगों ने मुझे यूनानिमसली अपना लीगल एडवाइजर भी चुना। तो ये बुनियादी फर्क था। हमारे यहाँ कोई ना सियासी क़यादत ऐसी थी जो इसको कंसोलिडेट करती, ना कोई रिलीजियस क़यादत थी जो इसको कंसोलिडेट करती, इसलिए मिल्ली क़यादत भी ऐसी नहीं थी। ये एक इसकी बड़ी वजह थी। दूसरा, फिर उससे भी बड़ी वजह थी कोरोना। अगर कोरोना ना होता तो शायद हालात दूसरे होते, सीए एनआरसी वापस हो गया। ये इसकी बुनियादी दो वजूहत हैं। लेकिन किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन था, इसलिए भी बड़ा था कि कोई इसमें कोई भी फंडिंग नहीं कर रहा था। बीच में छोटे छोटी जगहों पे कुछ लोगों ने थोड़े बहुत पैसे बना लिए होंगे, वो मतलब वो समझिए आप एक तरह से वो है वो, और किसी ने भी इसमें पैसे नहीं दिए।
कोई इसका भी क्या फंडिंग मतलब कि नहीं हुई है। किसी ने इसकी फंडिंग नहीं की? क्या मतलब किसान आंदोलन की कहीं से फंडिंग हो रही थी क्या? किसान आंदोलन में जो, देखिए, जो लोग साहिब हैसियत हैं, किसान आंदोलन के लोग तो खुल के वहां पे स्टॉल लगा रहे थे। विदेशों तक से कोई गलत काम थोड़ी है फंडिंग करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फंडिंग करना गलत है, मगर शाहीन बाग की किसी ने फंडिंग नहीं की। फंडिंग करना ऐसे कामों के लिए बहुत अच्छी बात है। आप शायद फिर मेरी बात अगर मैं वजाहत करके ना समझाऊं नहीं तो नहीं, वो समझी मतलब नहीं एक जाती। सपोर्ट नहीं मिला शाहीन बाग फंडिंग को, कोई करना, अगर सपोर्ट कोई नहीं मिला, पीसफुल प्रोटेस्ट इनको कर रहा है, सपोर्ट मिला। सुन लीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट अगर कोई कर रहा है अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, तो फंडिंग करना एक बहुत ही पायस काम है, बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन शाहीन बाग में फंडिंग नहीं हुई। जो जो जिम्मेदारी थी, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों की जिम्मेदारी थी कि शाहीन बाग के फंक्शंस की फंडिंग करते, वो उस लेवल पे नहीं हुई। लोकल लेवल पे लोगों ने अपने आप ही चंदा इकट्ठा करके, किसी ने खाना दिया, किसी ने टेंट के लिए पैसे दिए, किसी ने टेंट लगाया। ये शाहीन बाग ऐसे चले हैं। तो अब पराचा बताइए साहब, आप क्या बोलेंगे? शाहीन बाग के फेलियर या नाकामी की आप वजह बता रहे थे, लेकिन एक और वजह जो लोग बता रहे हैं कि ओबीसी के लोग, SC के लोग, ST के लोग या कांग्रेस वाले, लेफ्ट वाले सब लोग आ रहे थे, तकरीर कर रहे थे स्टेज से और कह रहे थे हम आपके साथ हैं, आप आगे कदम बढ़ाइए, हर तरह की मदद करेंगे। लेकिन इन लोगों ने अपने इलाकों में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया, जिससे लगा कि मुसलमानों का प्रोटेस्ट है। और इसमें आप पर भी इल्जाम आयद होता है कि आप चंद्रशेखर को लेकर के आते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। चंद्रशेखर आजाद को अब दिल्ली की जामे मस्जिद पर लेकर गए, जहां से कभी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खिताब किया, तो वहां से चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमानों के नाम खिताब किया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने भी अमली तौर पर मुसलमानों का साथ नहीं दिया। उन्होंने अपने इलाके में कोई शाहीन बाग नहीं बनाया, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। देखिए, वो सब चीजें होने वाली थी। चंद्रशेखर आजाद साहब को लेकर हम कब गए थे? दिसंबर 20 तारीख को। उसके 1-1.5 महीने में ये इतनी गहरी साजिश है। RSS की देखिए, पहले बुनियादी बात मनुवाद की, और जो ज्यूश है, जो यहूदी, जो जायनिस्ट ताकत है, उनकी बुनियादी जो ताकत है वो है साजिश करना। वो ऐसी ऐसी चालें चलते हैं जो कि हमें उस जाल में फंसने के बहुत देर बाद समझ में आती है। मुझे थोड़ा अल्लाह ताला ने ऐसा दिमाग दिया है कि मैं इनकी 4 चालें आगे सोच के, समझ के सोच सकता हूं। यही बुनियादी वजह है जिससे हम इनको टैकल कर सकते हैं। तो RSS का, लेकिन हमारे लोग नासमझी में, जैसे मैंने शुरू भी कहा, नासमझी में या फिर जानबूझ के, किसी मजबूरी में या किसी लालच में, जब ऐसे काम करते हैं जो कि RSS चाहती है हम करें, उससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसमें वो सेकुलर ताकतें भी हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो दिल्ली इसमें पॉलिटिकल आरएसएस पार्टी की हो। क्या साजिश थी? अगर मैं चंद्रशेखर वही अपने बता रहा हूं। सहारनपुर में एक प्रोटेस्ट कर लेते तो आरएसएस ने उन्हें कहां से रोका? पहले बुनियादी बात यह थी कि सबने इसे यह बना दिया था कि यह मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, यह मुसलमानों का इशू है। हमने पहली बार जाके जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और OBC को यह समझाना शुरू किया कि ये CA जो है बहुत बड़ा धोखा है। CA से मुसलमानों को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, और CA से मुसलमानों को कोई परेशानी भी नहीं है। ये असल में एक ऐसी चाल है जिससे बेवकूफ बनाया जा रहा है SC ST OBC के लोगों को, कि तुम्हें जब NRC की प्रक्रिया होगी और तुम्हारे पास कागज नहीं निकलेंगे तो हम तुम्हें नागरिकता दे देंगे वापस। अगर तुम्हारे पास कागज नहीं निकलेंगे तो CA के जरिए जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें नागरिकता वापस दे देंगे। यानी जो भारतीय हैं खुद, जो जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास रोजगार है, जिनके पास रिजर्वेशन है, जिनके पास एजुकेशन है, वो सब एक रात में चली जाएगी जब NRC की प्रक्रिया शुरू होगी, जैसे असम में हुआ। ये हमने समझाया कि मुस्लिम कम्युनिटी के पास तो फिर भी कोई ना कोई कागज मिल जाएंगे, वालिद के, दादा के, दादा के परदादा के, कि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पास तो 2% लोगों के पास भी जमीन का टुकड़ा कभी हजारों साल से नहीं रहा है। सब शेड्यूल कास्ट, और सबके कागजों में स्पेलिंग मिस्टेक्स आएंगी। तो उनको क्या, जो RSS ने साजिश बनाई कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो भी गया, जो असम में कहानी बताई, हमने असम में भी डिटेल में काम किया ना, और वहां भी इनकी साजिश को नाकाम किया था। तो वहां लोगों को क्या समझाया, जो नॉन मुस्लिम्स थे, कि आपकी नागरिकता चली जाएगी ना, हम आपको वापस दे देंगे, मगर वापस कब देंगे? 6 साल बाद। 6 साल तक आपकी प्रॉपर्टी जब्त, आपकी रिजर्वेशन जब्त, और आपकी सब नौकरियां सब खा जाएंगे। ये साजिश जब हमने लोगों को समझाना शुरू किया, तब चंद्रशेखर आजाद साहब भी आए,
तब दूसरे शेड्यूल कास्ट लीडर्स भी आके ये बोलने लगे कि ये हमारे भी खिलाफ है। वरना इसको मुस्लिम हिंदू इशू बनाना था, चाहे वो अब कोई पॉलिटिकल पार्टी के हो, जहां लेफ्ट लिबरल्स हमारे जो बहुत सारे बड़े हमारे सेकुलर फेसेस जो मुसलमानों के मसीहा हमसे भी ज्यादा बड़े हैं, मतलब मुसलमानों से मेरा मतलब मेरे से मतलब नहीं है, जो मुस्लिम जो मुसलमानों के कायदीन है, उनसे भी बड़े मसीहा वो माने जाते हैं ना, वो सब आके हिंदू मुसलमान कर रहे थे। अब मैंने जो आपको लॉजिक बताया, बताइए कि सीए से कुछ नुकसान नहीं है। अगर चलिए हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उनको मदद मिल रही है सीए के कानून से, तो किसी मुसलमान का जाती नुकसान नहीं हो रहा उससे। हम दूसरे तरीके से अगर प्रताड़ित होते भी हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अगर जिनको तंग किया जाता है, तो हम दूसरे रास्ते से भी तो है सिटीजनशिप लेने के, उससे ले लेंगे। सीए बिल्कुल हमारा नुकसान नहीं है उतना बड़ा जितना एनआरसी से। अब ये बात बता दीजिए आप, हमारे कितने लोगों को पता है ये बात? हर आदमी सीए के खिलाफ बोल नहीं, पराजा साहब प्रोटेस्ट जो था सी और एनआरसी दोनों के खिलाफ था। और सीए जो है ये खुद इसमें हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। हाँ, आर्टिकल 14 का वायलेशन और मजहब की बुनियाद पर किसी को शरीयत नहीं दी सकती। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सीए से हमारा नुकसान नहीं है। आज जो उर्दू अखबार है, एक और मैं आपसे मतलब उर्दू का अखबार है हमारा समाज, वहां भी आपके हवाले से खबर शाये हुई, वहां भी आपने यही कहा कि सीए से हमारा कोई नुकसान नहीं है, असल मसला एनआरसी का है। और हमें अगर सीए से हमारा नुकसान नहीं हो रहा तो हमें सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, जबकि यही तो मैं कह रहा हूं, ये आरएसएस की साजिश समझना और सीए एनआरसी का कॉन्सेप्ट समझना। मैं अपने सारे कायदों से एक बार फिर, जितने भी हमारे कायद है ना, और जो जो बनना चाहते हैं कायद, या जो हैं, जो चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, कम से कम अगर सीए एनआरसी के बारे में कुछ समझना है तो वो हमसे समझ ले। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि हमारी प्रॉब्लम एनपीआर से है, हमारी प्रॉब्लम एनआरसी से है, सीए से प्रॉब्लम नहीं है। उससे हम क्या दिखाते हैं कि जैसे हमारा कुछ नुकसान हो रहा है सीए से और आर्टिकल 14 से, लेकिन ये जो छोटा नुकसान है, जो जरा सा नुकसान है, मैं एक बात कहूंगा, जो सिर्फ ये है कि मुसलमानों को अलग तरीके से देखा जा रहा है, ये एक बहुत छोटा नुकसान है जितनी बड़ी साजिश है ये उसके मुकाबले में। लेकिन ये छोटा नुकसान जो है, अगर हम उसमें फंसते हैं तो हम बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो जाते हैं। यही आरएसएस चाहती है। इसीलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जो असली प्रॉब्लम है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, सभी माइनॉरिटीज के लिए और मुसलमानों के लिए, वो है एनआरसी और एनपीआर, सीए नहीं है। वो सही है, लेकिन अगर हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ कोई कानून पास होता है और मुसलमानों का इतिहास ही रहा है हिंदुस्तान के आइन को बचाना, हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ना, तो जो सीए है वो सीधे सीधे हिंदुस्तान के आइन और आर्टिकल 14 का वायलेशन आप इसको मान रहे हैं। तो अगर सीए के खिलाफ मुसलमान विरोध कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आइन में कुछ गड़बड़ी नहीं, जरूरी आइन को बचाना, वरना बार बार आइन का वायलेशन होता रहेगा। एनआरसी तो अलग मसला है कि उसमें परेशानियां होगी, नाम नहीं आएगा, नाम दाखिल कराना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। एक खाने में नमक ज्यादा है और एक खाने में जहर ज्यादा है, तो किसकी मुखालफत? एक खाने में जहर है तो किसको हाईलाइट करना चाहिए पहले, किससे बचना चाहिए पहले? यह है नटशेल में बात। दूसरी बात यह है कि जो हिकमत अमली और सुलह हुदैबिया की जो बात की जाती है बार बार, हिकमत अमली जीत के लिए होनी चाहिए। तो आप भी अब इसके कायल हो गए कि सुलह हुदैबिया के रास्ते को इख्तियार किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा, और मैं हमेशा करता हूं। वो जीत के लिए होती है। नहीं कर रहे थे। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। आप फिर वही बात है, आप प्रिज्यूम करते हैं। मैंने कब कहा सुलह हुदैबिया का नहीं करना चाहिए? लेकिन बुज़दिली और मुकाबले से बच के भागने का, सुलह हुदैबिया जब हुई थी जब अपर हैंड था कि नहीं था? अब अगर कहीं भी अपर हैंड है तब ज्यादती ना करना, तब हम्बल बनना, तब इखलास से काम करना, ये सुलह हुदैबिया है। ये नहीं कि जहां हमारी पिटाई हो रही है, जहां हम जीतने की स्थिति में तो नहीं अभी है, तो हमारी पिटाई हो रही है ना। तो अभी तो मुसलमानों की पिटाई हो रही है। मुसलमानों का अपर हैंड कहाँ है? लोअर हैंड है। लोअर हैंड है हमारा। हुदैबिया का कॉन्सेप्ट ये लोअर हैंड है, पिटाई हो रही है। हुदैबिया का कॉन्सेप्ट, तो मैं कह रहा हूं ना, जब लेटर एंड स्पिरिट सुलह हुदैबिया का जब मौका आएगा तब करना चाहिए। बहानेबाजी नहीं करें, बुज़दिली के लिए नहीं है। वो जीत को भी
जीत को एक्सेप्ट ना करके, मतलब हम जीतने की स्थिति में हैं, तब हम कहें कि नहीं, हम अब भी बड़ा दिल दिखा के ये चीज छोड़ते हैं। वो उस कॉन्सेप्ट मौका है दे सुलह का। और किसी जगह इस्तेमाल करना उसका बुजदिली, मेरी समझ से बुजदिली है, एक रास्ता है निकल के भागने का। अपनी कायरता, अपनी बुजदिली को छुपाने का जामा जो है ना, हिकमत अमली से नहीं करना चाहिए। ये जो हम काम बता रहे हैं, एनआरसी की मुखालफत करनी चाहिए, सीए की नहीं, ये हिकमत अमली है जिससे जीत मिलेगी, जिससे हम अपर हैंड पे आएंगे। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि सीए का विरोध ना किया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, एनआरसी की बात की जाए। और अभी सरकार एनआरसी लाने की बात नहीं कर रही है। एनपीआर के लिए भी उन्होंने अप्रैल 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया था और उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो इस वक्त मुसलमानों को सिरे से सी, एनआरसी, एनपीआर, इन सब चीजों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एग्जैक्ट, मैंने नहीं, सही मैंने कहा? ऐसा नहीं कहा। नहीं, मेरा जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं, आपका इंटरप्रिटेशन हाँ, मेरे बारे में हो सकता है। सीए का प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। सीए के लिए ये कहना चाहिए कि इसमें मुसलमानों का भी नाम ऐड किया जाए। सीए के खिलाफत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, करेक्ट। इसमें मुस्लिम यस, कम्युनिटी का भी नाम ऐड किया जाए, तो हम इसको ये मजबूत करना मुतालबा होना चाहते हैं। चाहिए। हम सीए को और मजबूत करना चाहते हैं। ये है जो मनुवादी जो जाल होते हैं उससे निकलने का रास्ता। सीए को हम मजबूत करना चाहते हैं, एनआरसी और एनपीआर को खत्म करना चाहते हैं। तो फिलहाल हो इस गया, वक्त ये है जैसे अभी रास्ता। ट्विटर अब ये आपके जरिए से मैंने इतना तो बता दिया, लेकिन अगर किसी को डिटेल में समझना है कॉन्सेप्ट, तो सबके पास बड़े बड़े लोग जो हैं हमारे कायदीन, उनके पास तो मेरा नंबर है ही, वो पूछ लें। अभी जो जो जिस तरीके से जिस रास्ते पे निकला जा रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को फायदा होगा। एनआरसी और अभी एनपीआर के खिलाफ, एक मिनट बात सुन लीजिए शम्स साहब, हम लोग सबसे आगे आगे पहले भी थे, आज भी सबसे आगे रहेंगे। जिन लोगों ने मेरा, देखिए, एक ही जगह मुझे और चंद्रशेखर साहब को, एक ही जगह मुझे खास तौर पे डिटेन किया गया था पूरे मुल्क में, और वो था हैदराबाद। वहां हमारी किसी कायद ने आके हिफाजत नहीं की। हमें पुलिस जो है गाड़ी में बिठा के इतनी दूर तक ले गई थी कि अगर एनकाउंटर भी हो जाता मेरा और चंद्रशेखर का तो कोई रोकने वाला नहीं था। वहां किसी हमारे कायद ने मदद नहीं की वहां कोई। और हम हर जगह सड़क पे उतरे और सामने आके उतरे, और हर जगह लाठी चार्ज में था। मैं एक नहीं 20 एग्जाम्पल दे सकता हूं। तो जो कायद दिमाग रख के हिकमत अमली से काम करना चाहते हैं, ऐसा काम जिससे फायदा हो भारत के संविधान को, जिससे फायदा हो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को, वो काम करना चाहते हैं तो मुझसे बात कर लें। जब एनसीआर, एनपीआर और एनआरसी शुरू होगी ना, हमें सबसे पहले पता लगेगा, किसी हमारे बड़े से बड़े कायद को नहीं पता लगेगा। तब हम कॉल देंगे तुरंत, और एससी, एसटी, ओबीसी और सारी माइनॉरिटीज एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे। और पिछला वाला शाहीन बाग तो छोटा था, अब यार इससे भी बड़ा होगा, लेकिन वो होगा सबसे पहले हिफाजत करने के लिए शेड्यूल कास्ट की, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब की, और फिर ओबीसी और मुसलमानों की, और दूसरे माइनॉरिटीज की, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की। ये है इसका फॉर्मेट। मुसलमानों अच्छा की, साहब, ये जो शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, ये आपकी बात है, चंद्रशेखर की बात, ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अगर वो लोग जरा सा समझते कि ये एनआरसी उनके खिलाफ है या उनको नुकसान होगा, आज तक उन लोगों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया, कभी सड़कों पर नहीं आए। नहीं ऐसी बात नहीं है। जहां जहां भी मैं गया हूं, कहा? वहां सब, कानपुर में, इलाहाबाद में, मुसल मुसलमानों अलीगढ़ में मुसलमानों के प्रोटेस्ट में आकर के उन लोगों ने अपना शामिल चेहरा हुए। दिखाया है, तकरीर की है, कि उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया है। नहीं नहीं, मैं कानपुर की बात बता रहा हूँ, इलाहाबाद की बात बता रहा हूँ। मैं आपको ये इसका नाम क्या है, ये जो अलीगढ़ की बात बता रहा हूँ। यहाँ तो आके बैठी भी हैं शेड्यूल कास्ट महिलाएं, बैठी हैं साथ में शेड्यूल कास्ट लोग आके बैठे हैं। कानपुर में तो इतना बड़ा वाल्मीकि समाज बैठा है साथ में। तो ये शुरुआत थी। तो जब जब उसके बाद आप हमले देख रहे थे आरएसएस के कितने हो रहे थे, पुलिस के हमले कितने हो रहे थे, और कोई कायद, हमारी एक सोच जो थी उसको सपोर्ट करने के लिए कितने मुस्लिम कायदीन ने और कितने हमारे सेकुलर कायदीन ने इस बात को कहा भी, बता दीजिए आप। एक आवाज, एक छोटे ग्रुप की आप भी आवाज मुसलमानों बुला के दी कायद गई। हैं, आपका कहना भी मुसलमानों की क़यादत में शुमार किया जाएगा। ऑल इंडिया नहीं मुस्लिम नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हैं हम, तो आप भी मुसलमानों के कायद हैं। पराचा साहब, आप खुद को कब्र कब्र का कायदीन की हाल, फहरिस्त से निकालिए शम्स बस। शम्स तबरेज साहब, मेरा क्या हाल है, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। पर्सनल लॉ बोर्ड में मेरा क्या हाल होता है और बाकी सब जगह मेरा क्या हाल होता है, ये मैं ही जानता हूं। मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता वो बातें।
जो मेरे साथ होता है। बाहर वालों से तो लड़ लें, जो दुश्मन सामने है उनसे लड़ लें। जिस दिन मेरी शहादत होगी ना, तो आप सब लोग देखना, मेरी पीठ पे घाव होंगे ज्यादा, छाती पे नहीं होंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सब लोग इस बात को इशारे इशारे में समझ जाएं। छाती पे नहीं होंगे घाव, पीठ पे होंगे, सारे घाव पीठ पे मिलेंगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि सब लोगों को, जितने भी हमारे कायद हैं, उनको आके सबसे ज्यादा, अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, सिर्फ लफ्जी नहीं, अमल करने वाला, वॉक द टॉक वाला, ये नहीं कि मैं बहादुर हूं और बुजदिली का कोई जगह नहीं है और हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, तो जो कह के अमल करना चाहते हैं ना, अगर जो अमल करने पे हम आ जाएं, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। और आज सच्चा मुसलमान वो होगा जो सबसे ज्यादा मजलूम है, उनके लिए पहले काम करेगा, और वो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हमारे मुल्क के। हर एक मुसलमान को जो अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता है, उसको अपने से पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का काम करना पड़ेगा। ये कोई गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं है। अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं ना हम, कि भाई शर्तों पे होगा, वो हमारी मदद करेंगे तो हम मदद करेंगे। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी इस्लाम है और ये कौन सा ईमान है? अगर हम कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सही बात है, ये जायज बात है, ये हक की बात है, ये ईमान की बात है, इसलिए हम उनकी बात करते हैं अपने से पहले, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। किसी के दबाव में या कोई राजनीतिक वजह से नहीं करते, बिल्कुल या सही। किसी मसले से नहीं प्राचा करते। साहब, अभी जैसे किसान आंदोलन को लेकर के वज़ीर-ए-आज़म का स्टेटमेंट आया, टीवी पर उन्होंने खिताब किया, तो उसके बाद ट्विटर पर ये देखने में आया कि लोग तहरीक चला रहे हैं कि दोबारा से शाहीन बाग शुरू करना चाहिए, सीएनआरसी को वापस लो, और कई हमारे लीडर ने भी प्रेस रिलीज जारी करके, स्टेटमेंट देकर के, ट्विटर पर लिख करके कहा कि मोदी सरकार को चाहिए कि वो सीए को भी वापस ले, एनआरसी को वापस ले। बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और कई लोगों ने रैलियों में भी बाकायदा कहा कि उत्तर प्रदेश को ही हम शाहीन बाग बना देंगे अगर सीए को वापस नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो मौजूदा माहौल में क्या इस तरह की बातें करना फिलहाल मुनासिब है, नहीं है, खामोश रहना चाहिए? क्या एक लॉयर एडवोकेट होने के नाते क्या मशवरा है आपका? मेरे ख्याल से जो सीए एनआरसी है और जो एनपीआर है, वो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का लॉ है। हमारे जो कानून की समझ रखने वाले हैं, जो थोड़ी मोटी भी कानून की समझ रखने वाले लोग हैं, वो इस बात को जरूर जानते होंगे। जो जो लोग बड़े बड़े कानून के कानूनदा हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां जिनके पास हैं, वो इस बात को तो जानते हैं कि ये पार्लियामेंट का लॉ है। प्रोटेस्ट होना चाहिए, मैं कब मना कर रहा हूं प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन असली प्रोटेस्ट होना चाहिए। प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली आए, पार्लियामेंट घेरेंगे, मैं सबसे आगे रहूंगा, गोली चलेगी तो। जितने लोग, उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है ना, वहां सीए एनआरसी और एनपीआर नहीं है, मेरे ख्याल से उनकी ताकत भी नहीं है असेंबली की उत्तर प्रदेश की, कि वो सीए का कानून बना सके या एनआरसी का कानून बना सके, ना एनपीआर का कानून या उनके जो रेगुलेशंस और रूल्स हैं उसमें तब्दीली कर सकें। ये सब पार्लियामेंट के काम है। तो जहां पे जिसका काम है वहां प्रोटेस्ट करना चाहिए ना। तो जिसके अंदर अभी जोश और जुनून जज्बा जाग रहा है, वो आ जाए, मैं साथ रहूंगा। वरना इससे ऐसे काम ना करें जिससे शायद जाती फायदा हो या ना हो, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन नुकसान ज्यादा हो। प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन जो मैं ईमान के लिए बात कह रहा हूं, जो दिल में हो वही मुंह पे होना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट की कही जा रही है बात, तो ये खाली धमकी ना हो, उससे हमारा बहुत नुकसान होगा। जो लोग असल में सीए एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका बड़ा नुकसान होता है इन सब चीजों से। वो असली तहरीक हल्की होती है कि उत्तर प्रदेश में हम शाहीन बाग बना देंगे। शाहीन बाग या प्रोटेस्ट होना चाहिए पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट लॉ बनाती है ना, आ जाए सब। अब कोई नहीं आएगा, वहां जाएंगी हमारी जो ख्वातीन, जिनके बारे में हम पता नहीं क्या क्या। पार्लियामेंट में भी तो उन्होंने एहतजाज किया ना, पार्लियामेंट में अब उन्होंने करे ना, बाकायदा बिल को फाड़ दिया, तो ओवैसी साहब ने। किसने? ओवैसी साहब का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ओवैसी साहब एक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं, सब आए ना, पार्लियामेंट के अंदर जाके नहीं, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट नहीं है, जहां हमें जंतर मंतर पे हम भी इकट्ठे करेंगे लोग। जो लोग कह रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, वो भी आए, हम सीधा पार्लियामेंट में मार्च करते हैं ना, जामा मस्जिद से शुरू करेंगे, पार्लियामेंट में मार्च करेंगे। अब जो नहीं आएगा मेरी इस कॉल पे, बल्कि मैं उनके पीछे चलूंगा, अगर वो चाहेंगे गोली चले। पार्लियामेंट का मार्च तो क्या था 15 दिसंबर को ओखला जामिया के लोगों ने, और उन पर किया था ना, लाठीचार्ज किया गया, फायरिंग की गई 15 दिसंबर को। तो वहां ये सब कायद कहां थे जब 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 लाठी चल रही थी, गोली चल रही थी पीसफुल प्रोटेस्ट पे? वहां नहीं होंगे। हम लोग थे जामा मस्जिद पे जब लाठीचार्ज हो रही थी, हम लोग थे अलीगढ़ में जब लाठीचार्ज हो रही थी, हम लोग थे मुरादाबाद में जब लाठीचार्ज हो रही थी, हम लोग थे संभल में जब वहां पे पुलिस एक्शन हो रहा था, हम लोग थे कानपुर में जब पुलिस एक्शन हो रहा था।
ये गलत बात है ना। और उससे तो अब आए ना, हम कब मना कर रहे हैं? अगर जज्बा ईमान का है, जज्बा सही है, जज्बा भारत के संविधान का है, जज्बा SC ST OBC को बचाने का है, जब जज्बा देश के संविधान को बचाने का, आए। जब तक प्रेस रहेगी, मैं ये भी कह रहा हूं आपके माध्यम से आज, जब तक प्रेस रहेगी, जब तक टीवी कैमरे रहेंगे सामने, मैं सबसे पीछे रहूंगा। जब गोली चलेगी, जब लाठी चार्ज होगी, मैं सबसे आगे जाऊंगा। आए, आ जाए सब। कौन कौन करना चाहता है प्रोटेस्ट? चले, आए। कहां से करना है वहां से करेंगे, यही लोग तय करें। टीवी पे ये आएंगे, गोली के टाइम में आगे रहूंगा। और बोलिए। तो मतलब ये अभी जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, तो फिलहाल इस पे खामोशी ज्यादा बेहतर है या इसको नहीं, मुद्दा खामोशी, बनाना चाहिए? देखिए, हर चीज की एक तहरीक का, हर चीज का एक स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी, मैं ये कह रहा हूं कि हमसे बैठ के स्ट्रेटजी बनाए ना, हमें इसका अंदर बाहर सब पता है। मैंने अभी आपको इतने अच्छे तरीके से बताया कि CA NRC है क्या असल में, नहीं, कम लेकिन मुद्दों ये में। दावा तो और लोग भी करते हैं ना कि ऐसी हम इसके स्ट्रेटजी, ज्यादा जानकार हैं, हम इसके एक्सपर्ट हैं, हम नहीं नहीं, लंदन से हम ही वो इसके पढ़ कर एक्सपर्ट आए हैं। हुए हैं, तो सब हम लोग ही अपनी नहीं, अपनी बातें कर रहे हैं। हम ही नहीं कह रहा हूं मैं, हम भी, हम भी हम्म। इसके एक्सपर्ट हैं। थोड़ी बहुत हमारी भी इसमें हैसियत है, हमसे भी पूछ लें। हम सब मिलकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अगर जरूरत होगी आज ही प्रोटेस्ट करने की, अगर मुश्तरका राय ये होगी, जो कि सही बात है, जो कि मिलके फैसले करने चाहिए, तो आज ही प्रोटेस्ट करेंगे। अगर मिलके राय ये बनती है कि आज नहीं, 2 दिन बाद करना चाहिए, 2 दिन बाद करेंगे। जब भी होगा, लेकिन तय करके होना चाहिए ना, और वो फिर अमल होना चाहिए। ये नहीं कि बोल दिया उसके बाद नहीं किया, उससे बड़ी बड़ी खराबी होती है, उससे बहुत नुकसान होता है। अब बोल तो दिया, ये अब बात प्रोटेस्ट नहीं। बिल्कुल, ये बात सही है कि इतना बड़ा एक मुद्दा बना था, एक तहरीक शुरू हुई थी शाहीन बाग पूरे देश में। तो उन सब ताकतों को, उन सब एक्टिविटीज को एक सेंट्रलाइज किया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कमेटी बननी चाहिए, और उसमें जितने सीनियर लॉयर्स हैं, एडवोकेट हैं, या जितने एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, कायदीन हैं, सब लोग आकर के एक कमेटी बनाए और मुनज़्ज़म अंदाज में कोई काम हो। क्योंकि हमारी ताकत दुनिया देख चुकी है, लोगों को पता चल चुका है कि मुसलमान एक कामयाब प्रोटेस्ट कर सकते हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। मुस्लिम ख्वातीन की ताकत देख चुकी है, मुसलमानों की नहीं। वही खवातीन, गलत बात ना करें। मुसलमान से मतलब हाँ, मुसलमान तो खवातीन ही। मुसलमान ख्वातीन की बहुत बहुत अहम बात है ये। नहीं नहीं, मुसलमान खवातीन के पीछे भी उनके मर्द थे, उनको सपोर्ट कर रहे पीछे थे। थे ना, कल ही यही बात हमारे मैं एक कह रहा शो हूँ, था, पीछे तो थे, पीछे खवातीन थे, तो खवातीन ने पीछे थे। पूरा क्रेडिट अपने मर्दों को दिया। वो तो उनकी उन्होंने बड़प्पन बड़ा है। दिल, मैंने हाँ, बहुत सारे बड़कपन है प्रोटेस्ट उनका। देखे हैं, वो ख्वातीन का जी। बड़प्पन है। ये प्योरली ख्वातीन का तो प्रोटेस्ट था। इसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हाँ, तो मतलब उनको सेंट्रलाइज किया जाए, उनको आगे कैसे बेहतर काम लिया जाए, कोशिश होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में आपको भी आगे बढ़कर ऐसी कोशिश करनी चाहिए, अगर कोई दूसरे नहीं कर रहे हैं। अब जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग इजलास हुआ, खत्म हो गया, मिली काउंसिल का हुआ, खत्म हो गया, जमीयत ने अपना किया। इन सब लोगों को मिला करके, और अगर मुनज़्ज़म अंदाज में कुछ होता, जैसे किसानों ने किया, वो बाज़ाब्ता प्रेस ब्रीफिंग करते थे, उनके लोग मिले हुए थे। सिंगो बॉर्डर पे अलग लोग हैं, गाजीपुर, लेकिन उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी, कहीं पर उनका इख्तलाफ बाहर सामने नहीं आया। उन्होंने राकेश टिकैत को अपना एक चेहरा बना दिया, और जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की, और कामयाबी भी कहीं ना कहीं उनको मिली है। तो इस तरह होना चाहिए, और आपकी बातें बिल्कुल सही है। पराजा साहब, वक्त भी काफी इसकी हो भी गया, मैं कोशिश कर रहा एक हूँ आखिरी आपके सवाल। इल्म में। आपने एक स्टोरी भी लीक की थी इस बारे में। मैं हाँ हाँ। बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आए। उसका मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता बन के, एक गुलाम बन के, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बड़े जो कायद हैं, जो हमसे ज्यादा समझ रखते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक राय होके तय करें कि क्या करना है या नहीं करना है। अलग अलग बातें ना करें, और जो कहें वो करें भी। ये मेरी गुजारिश है सब बड़े लीडरों से। ओके, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ महमूद पराजा साहब थे, बातचीत कर रहे थे किसान आंदोलन। अच्छा पराजा साहब, एक बात बता दीजिए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने ऐलान कर दिया, हम कानून को वापस ले लेंगे, थोड़ा सा किसानों के बारे में बात करते हैं। और लेकिन किसान अभी तक डटे हुए, कह रहे कि अब एमएसपी हमें चाहिए, और एक बिल ला करके आप गारंटी दीजिए कि एमएसपी आप देंगे तभी हम वापस जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, या किसानों को चले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल, कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐन इस टाइम आकर के क्यों ये ऐलान किया कि हम वापस ले रहे हैं? अब तक वो सुन नहीं रहे थे। जब जब सब तदबीरें फेल हो जाएं, तो अल्टीमेटली मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि देश की जो जनता है,
भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि वो किसी भी नरेंद्र मोदी को, किसी भी राष्ट्रपति को, किसी भी प्रेसिडेंट को घुटनों पे ला सकती है, क्योंकि भारत का संविधान है और देश की जनता है। हम लोग देश की जनता और संविधान मालिक है इस देश का, और कोई नहीं। तो ये इसकी ताकत है। जहां तक आपके पहले सवाल के ताल्लुक है, ये तो होना ही था कि घुटने टेक नहीं थे, लेकिन उसमें चेन ऑफ कमांड जो है इसीलिए विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। उसमें एक सेंट्रलाइज जगह है जहां से सोच के समझ के काम होता है, और किसान इतने समझदार हैं कि ये बिल जो है अगर वापस लिए जा रहा है मसलतन, तो कल को ये दोबारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये मैं किसानों को भी एक सलाह दे रहा हूं आपके जरिए से कि यहाँ पे खत्म नहीं हो जाए बात। एक बिल ऐसा भी पास होना चाहिए कि इस तरह का बिल दोबारा पास नहीं करेगी पार्लियामेंट। ये बिल पास होना चाहिए, जब भी किसानों को हटना चाहिए। लेकिन किसान लीडरशिप समझदार है, वो कह रही है कि एमएसपी लागू होना चाहिए, ये नहीं कि सीए के पीछे पड़ जाएं वो। और सीए को उसमें जो है सरकार कहे जी चलो हमने सीए विड्रॉ कर लिया, एनआरसी शुरू कर देते हैं हम। तो किसान इतने बेवकूफ नहीं है। जो उनका मुद्दा है वो ये है कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, देश की जनता को 1 रुपए की जगह 10 रुपए में चीज नहीं खरीदने देंगे, और हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, और हम इस देश के मालिक हैं, हम मेजॉरिटी में हैं इस देश की। तो जो हमारी भलाई के लिए कानून होना चाहिए, जो हमारा सारा पैसा अडानी अंबानी को बांटा जा रहा है वो हमें वापस चाहिए। ये है एक तंजीम होने का फायदा। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि, और हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो तंजीम है वो भी इसीलिए कोशिश कर रहा है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी एक प्लेटफॉर्म पे आए। और मुस्लिम्स को खास तौर पे मैं गुजारिश करता हूं कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आके एक फैसला करके तब कदम आगे बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। प्राचा साहब ये बताइए, इसमें मास्टर स्ट्रोक किसका है? नरेंद्र मोदी का है, किसानों का? कहा यह जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किसानों का यानी फार्म्स लॉ को वापस करके अपोजिशन के हाथ से पूरा मुद्दा छीन लिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी और कांग्रेस और जो भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी या ओवैसी, सबके पास एक मुद्दा था कि किसानों को सता रहे हैं, किसानों पर जुल्म कर रहे हैं और देश के अन्नदाताओं के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। 1 साल से बैठे धरना दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहा। मोदी ने सीधे से जब इस कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, तो अपोजिशन पार्टियों के पास यूपी चुनाव में अब कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है। तो एक तरीके से इसे मोदी जी का ही मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है, उनकी नाकामी नहीं कामयाबी। देखिए, अब मास्टर स्ट्रोक क्रिकेट की टर्म्स में बताऊं तो ऐसे मुझे नजर आता है कि जब उन्हें नजर आ रहा था कि अब सारी विकेटें गिर चुकी हैं हमारी, आखिरी बॉल है और मुझे बनाने हैं 100 रन, तो उन्होंने बल्ला तो घुमा दिया। अब पीछे से विकेट गिरा उनकी बॉल से, या अगर बल्ले पे आ भी गई बॉल तो वो कैच होने वाले हैं, ये उन्होंने देखा ही नहीं। मास्टर स्ट्रोक तो देखो, मैं ये जो है ना इतनी बड़ी कोताही नहीं कर सकता। हमारे परम आदरणीय मोदी जी, और उनसे भी परम आदरणीय जो हमारे अमित शाह जी हैं, और उनसे सबसे परम आदरणीय जो योगी जी हैं, इन तीनों की जो ये मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक यही मारेंगे। अब विकेट पीछे से बैट बल्ला घुमाने के बाद निकल जाए या वो कैच हो जाए बॉल, ये वक्त बता ही रहा है आपको, लेकिन स्ट्रोक वही मारेंगे, यही। ओके, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील महमूद पराचा साहब। हम बातचीत कर रहे थे कि किसान आंदोलन शाहीन बाग में क्या फर्क रहा। पराचा साहब ने साफ तौर पर कहा कि शाहीन बाग तारीख का, यानी आजाद हिंदुस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, और किसान आंदोलन से भी एक बड़ा आंदोलन रहा, और मुस्लिम खवातीन का प्रोटेस्ट, और पूरी दुनिया में उसकी दस्तक थी, उसकी आवाज सुनी गई, उस पर पूरी दुनिया ने तवज्जो दी, और 120 दिनों तक प्रोटेस्ट था, लेकिन सब पर भारी रहा। इसके अलावा पराचा साहब ने साफ तौर पर कहा कि सी असल मुद्दा नहीं, बल्कि असल एनआरसी से प्रॉब्लम है, और एनआरसी का विरोध होना चाहिए, लेकिन तमाम मुस्लिम तंजीमों को, मुस्लिम कायदीन को मिल करके इकट्ठे बैठना चाहिए और प्लानिंग के साथ करना चाहिए। पिछला जो प्रोटेस्ट था वो ऑर्गेनाइज था, लोगों ने अपने मुताबिक शुरू किया, लेकिन वो अपने आप में एक ताकत थी। लेकिन अगर दोबारा शुरू होता है तो मुकम्मल प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ, ताकि और ज्यादा उसका असर हो और मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया पराचा साहब, अपने टाइम दिया और पूरे मुद्दे पर बातचीत की। बहुत शुक्रिया। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं, और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे
मुल्क के बुनियादी इशूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इशूज़ पर जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com